गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं 2018 के प्रश्न पत्र की इकाई 1 के दूसरे प्रश्न का। तो चलो विश्लेषण करते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या था और उसका आंसर किस प्रकार से दिया जाना चाहिए। जो दूसरा प्रश्न था वो था कि नियोजन की परिभाषा आपको देनी है। नियोजन की परिभाषा दीजिए। प्रबंध में नियोजन के महत्व पर प्रकाश डालिए। इसकी क्या सीमाएं हैं? तो 5 + 8 + 7 यानी 3 टुकड़ों में ये आपका प्रश्न विभाजित है। पहले टुकड़े में नियोजन का अर्थ और उसकी परिभाषा बतानी है। दूसरे पार्ट में आपको प्रबंध में नियोजन का महत्व क्या है, नियोजन किस प्रकार से उपयोगी है, नियोजन की क्या आवश्यकता है, उसके बारे में विश्लेषण करना है। और तीसरे पार्ट में आपको इसकी कमियां, दोष या सीमाएं जो हैं वो आपको बतानी है। तो 3 पार्टों के आधार पे ये क्वेश्चन आपका तैयार करना है या इसका आंसर आपको देना था। देखिए, सबसे पहले हम नियोजन के अर्थ एवं परिभाषा की बात करते हैं। आपको पता है, चाहे एक साधारण सी हम बात करें कि एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने भविष्य के बारे में अवश्य सोचता है। वो योजना बनाता है कि आगे उसको अपना विकास किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से उसको आय बढ़ानी है। तो नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है। इसके बिना आपका प्रबंध अधूरा है। बिना अच्छी योजना के आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रथम कार्य होने के कारण ये महत्वपूर्ण कार्य है और प्रत्येक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है। चाहे एक कार्यालय हो, चाहे एक संस्था हो, चाहे स्कूल हो, चाहे फैक्ट्री हो, कहीं पर भी हो, बिना नियोजन के लक्ष्यों का निर्धारण मुश्किल है और उन लक्ष्यों की प्राप्ति भी मुश्किल है। तो यह प्रबंध का एक प्रथम कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है। नियोजन क्या है? साधारण सी भाषा में योजना बनाना। और योजनाओं का अर्थ हो गया कि लक्ष्यों को निर्धारित करना, एक भविष्य की निश्चित अवधि के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करना और उसकी रूपरेखा तैयार करना कि किस प्रकार से हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से कार्य होगा, कार्यों का विभाजन किस प्रकार से होगा, कार्यों का संचालन किस प्रकार से होगा, किस प्रकार उन कार्यों को करने के लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता होगी, उन संसाधनों को हम कैसे जुटाएंगे और किस प्रकार एक मिलजुल कर हम काम करेंगे ताकि हमें उन लक्ष्यों के परिणाम प्राप्त हो सके। तो देख लेते हैं नियोजन का क्या अर्थ है। नियोजन का अर्थ देखते हैं हम। नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है। बहुत ही एक सरल सा अर्थ है। नियोजन एक प्रक्रिया है, एक काम है, एक कार्य है। इस कार्य या इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम क्या करते हैं? भावी उद्देश्य, भविष्य की एक निश्चित अवधि के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण करना ही अपने आप में प्रबंध नहीं है। हम लोग भी कई बार अपने लक्ष्य रख लेते हैं, लेकिन उनको जब तक क्रियान्वित नहीं किया जाए, जब तक सफलता मिलना मुश्किल है। तो लक्ष्यों का निर्धारण हो गया। उसके बाद में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है। तो इस कार्य के अंतर्गत जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, या उसके लिए जो व्यूह रचना है या रूपरेखा तैयार की जाती है। तो इस प्रकार का कार्य आपके लिए नियोजन कहलाता है। अर्थात नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों, आवश्यक संसाधनों एवं क्रियाविधियों को भी निर्धारित किया जाता है। बात वही आती है, संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण और उद्देश्यों को पाने के लिए जो संसाधन हैं या क्रियाविधियां हैं, नियम हैं या काम करने के तरीके हैं, तकनीक हैं, इन सभी चीज़ों का निर्धारण करना ही आपके लिए नियोजन कहलाएगा।
तो एक साधारण सा अर्थ आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको इसकी परिभाषाएं लिखनी है। बुक में आपके 8-10 विद्वानों की जो डेफिनेशन दी हुई है, आप कोई भी 3 या 4 की आप इसमें डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्रीटनर के अनुसार पहली डेफिनेशन हम क्रीटनर की लेते हैं। क्रीटनर ने कहा है, नियोजन विनिर्दिष्ट परिणाम प्राप्त करने हेतु भावी कार्य पथों का निर्धारण करके अनिश्चितता का सामना करने की प्रक्रिया है। बहुत ही एक सारगर्भित परिभाषा दी इन्होंने। नियोजन क्या है? विनिर्दिष्ट परिणाम प्राप्त करने हेतु जो आपने सोचा है या जो परिणाम आप प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए भावी कार्य पथों का, कार्यों का या भावी क्रियाओं का या उन रास्तों का निर्धारण करना ही नियोजन है, ताकि हम हमारे सामने वाली आने वाली अनिश्चितताओं का सामना कर सकें और उन अनिश्चितताओं का दूर करके, उन अनिश्चितताओं से लड़कर या उन अनिश्चितताओं या को दूर करके हम लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त कर सकें। तो ऐसी क्रिया आपके लिए नियोजन कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। दूसरी डेफिनेशन है ग्रे तथा स्मेल्टजर। देखो, इन्होंने कहा है, नियोजन लक्ष्यों को निर्धारित करने तथा उन तक पहुंचने के लिए विधियों या मार्गों को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। अगर हम इनकी परिभाषा का विश्लेषण करें तो लक्ष्यों को निर्धारित करना, हर डेफिनेशन में आपको एक चीज़ कॉमन आ रही है कि लक्ष्य निर्धारित करना, क्योंकि बिना लक्ष्य के व्यक्ति का जीवन अंधकार में है या एक संस्था सफलता प्राप्त नहीं कर सकती जब तक उसके कुछ लक्ष्य नहीं होंगे। टारगेट होना ज़रूरी है और उन टारगेट को फोकस करके ही व्यक्ति को कार्य करना चाहिए और समय समय पे उसको चेक करना चाहिए कि वो टारगेट का उसने कितना अचीवमेंट कर लिया और कितना अचीवमेंट उसे प्राप्त करना बाकी है। तो एक संस्था के लिए भी यही बात लागू होती है कि नियोजन लक्ष्यों को निर्धारित करने, उन तक पहुंचने के लिए कि हम उसको शीघ्रता से कैसे पहुंचे, विधियों या मार्गों को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। उसकी क्या क्या विधियां हैं, क्या क्या मार्ग होंगे, क्या क्या तरीके होंगे, उनको निर्धारित करने की प्रक्रिया ही आपके लिए क्या कहलाएगी? नियोजन कहलाएगी। एक छोटा सा हम उदाहरण ले लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं। दो व्यक्ति को मान लीजिए, सपोज कीजिए बानसूर से दिल्ली जाना है। एक व्यक्ति के पास में उसने शाम को ही रूपरेखा बना ली कि किस प्रकार से वो दिल्ली जाएगा और जो काम है उसको शीघ्रता से करके वापस कैसे लौटेगा। उसने एक दिन पहले ही ये पता लगा लिया कि बानसूर से सीधी दिल्ली की बस कितने बजे जाती है, ताकि उसे यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं हो, और वहाँ से वापस कितने बजे आती है। तो ये सब निर्धारित कर लेता है, तो उसकी यात्रा में भी उसे कोई परेशानी नहीं होगी, कार्य भी शीघ्रता से हो जाएगा। एक दूसरा व्यक्ति है जिसने सोचा ही नहीं है। मान लीजिए वो जिस समय जाना चाहता है उस समय बस नहीं है, जा रहा है टुकड़ों में जा रहा है, कभी कोटपुतली से फिर दिल्ली, फिर उसे वापस आने वाली बस का पता नहीं है। तो बिना सोचे समझे या बिना लक्ष्यों का निर्धारण करके और सफलता के बारे में सोचना अपने आप में एक संशय है अपने आप में, यानी एक आप ये कह सकते हैं कि बिना लक्ष्य के सफलता मिलना मुश्किल है। तीसरी डेफिनेशन लेते हैं रॉबर्ट अल्बानीज के अनुसार। रॉबर्ट अल्बानीज ने कहा है, नियोजन अग्रिम रूप से यह निर्धारित करने की प्रक्रिया या क्रिया है। पहले ही नियोजन पूर्वानुमान लगाने की एक क्रिया है, या पहले से ही अनुमान लगाने की या लक्ष्यों का निर्धारण करने की क्रिया है कि किन्हीं विशिष्ट लक्षणों की पूर्ति के लिए, या लक्ष्यों की कह दीजिए, किन्हीं विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसे किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसे कब तथा कहाँ किया जाना चाहिए तथा किसके द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये सारी निर्धारण करना या इन प्रश्नों के उत्तर देना ही नियोजन कहलाएगा कि लक्ष्यों की पूर्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर कार्य करने की विधि का निर्धारण करेगा। कार्य करने की विधि या कार्य करने की रूपरेखा आप इसके माध्यम से निर्धारित कर सकते हैं। किस प्रकार किया जाना चाहिए,
कार्य को करने की कला होती है, तकनीक होती है। इसके माध्यम से आप कार्यों की विधि और तकनीक का निर्धारण करेंगे, कब किया जाना चाहिए, कहाँ किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से आप कार्य के लिए उपयुक्त कार्यात्मक वातावरण का निर्धारण कर सकते हैं या एक निर्धारित समय का निर्धारण कर सकते हैं, और किसके द्वारा किया जाना चाहिए। आज के युग में जटिलताओं भरा युग है। ऐसी स्थिति में मानव पूंजी का प्रयोग करना है या मशीनीकरण का प्रयोग करना है या उच्च तकनीक का प्रयोग करना है, ये सारी बातों का निर्धारण आप नियोजन के अंतर्गत कर सकते हैं। अंत में आप 3 डेफिनेशन देने के बाद में एक सारगर्भित अर्थ जरूर लिखें निष्कर्ष के रूप में। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रियाओं, आवश्यक संसाधनों, नियमों, नीतियों, कार्यविधियों, पद्धतियों, कार्यक्रमों एवं व्यूह रचनाओं आदि को भी निर्धारित किया जाता है। घुमा फिराकर बात एक ही है, लक्ष्यों का निर्धारण करना और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साम दाम दंड भेद आदि नीतियों को अपनाकर किस प्रकार से हम औरों से बेटर कर सकते हैं, शीघ्रता से उन कामों को कर सकते हैं, शीघ्रता से हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी का निर्धारण करना ही आपके लिए नियोजन कहलाएगा। तो ये पहला पार्ट था जिसमें आपको नियोजन का अर्थ और परिभाषा बतानी थी। दूसरे पार्ट की बात करते हैं, आपको नियोजन का महत्व बताना है। इसके 15-20 पॉइंट आप लिख सकते हो, और पॉइंट लिखने के बाद में आपको 4 या 5 लाइन में आप उनका डिटेल लिखनी है, उनका विश्लेषण करना है। मैंने यहाँ 10 पॉइंट लिए हैं, तो चलो देखते हैं। पहला जो लाभ आता है, महत्व है, उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या। देखिए, कोई भी संस्था हो या कोई भी कर्मचारी हो, वह जो भी कार्य कर रहा है उसके इस उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। उसे अपने लक्ष्यों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसे जिस प्रकार से आपने एक कहानी सुनी होगी कि जब गुरु ने पूछा कि एक मछली घूमती हुई, तो अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो उसका एक ही आंसर था कि गुरुजी मेरे को तो मछली की आंख दिखाई दे रही है, क्योंकि उसका लक्ष्य एक ही था कि उसे मछली की आंख पर निशाना लगाना है। जबकि अनेक योद्धाओं ने बताया, किसी ने मछली के शारीरिक विशेषता का वर्णन किया, किसी ने आसपास के वातावरण का वर्णन किया, लेकिन एक संस्था और एक कर्मचारी के लिए टारगेट जो है उसी को उसे फोकस रखना चाहिए। उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या, और क्योंकि नियोजन पहले से ही सोची समझी गई एक तकनीक होती है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक संस्था अपने उद्देश्यों को स्पष्ट कर लेती है, उनकी व्याख्या कर लेती है, ताकि कार्य करने में उसे किसी प्रकार की समस्या नहीं हो और लक्ष्यों को वह शीघ्रता से प्राप्त कर सके। दूसरा महत्व आता है उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। बिना सुनियोजित ढंग से कार्य किए हुए लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उद्देश्यों की प्राप्ति में नियोजन सहायक है, क्योंकि इसमें पहले ही एक रूपरेखा तैयार हो जाती है, पहले ही एक व्यूहरचना तैयार हो जाती है, और व्यक्ति उस रूपरेखा को अपनाकर या प्रबंधक उन रूपरेखाओं को तक अपनाकर लक्ष्यों को प्राप्त करती है। तो नियोजन के लिए नियोजन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि लक्ष्य को नियोजन के माध्यम से शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा महत्व है अनिश्चितता में कमी। देखिए, परिस्थितियाँ समान नहीं होती हैं, विकट परिस्थितियाँ भी आती हैं, वातावरण भी समान नहीं होता है, लेकिन एक कुशल प्रबंधक का गुण यह होता है कि वह ऐसी विपरीत परिस्थितियों का पूर्वानुमान पहले से ही लगाकर और उसका हल निकाल लेता है, ताकि ऐसी संकटकालीन स्थिति में वह उसका आसानी से सामना कर सके। नियोजन के अंतर्गत यही किया जाता है कि ऐसी विकट समस्याएं या विकट परिस्थिति या अनिश्चितता की जो स्थिति है उसका निर्धारण पूर्व में ही कर लिया जाता है, ताकि आने वाले समय में या जब वो परिस्थितियां आती हैं तो उनका शीघ्रता से सामना करके अपने लक्ष्यों से विचलित
नहीं हुआ जाए या लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्ति की जाए। चौथा है परिवर्तनों के लिए तैयारी। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता रहता है और ऐसी स्थिति में इनोवेशन जरूरी है, नवाचार जरूरी है। तो नियोजन के माध्यम से नवाचारों को अपनाया जाता है, भविष्य की आने वाली परिस्थितियों का आकलन किया जाता है या भविष्य में किस प्रकार से हम और अच्छे ढंग से सफल हो पाएँ इसका निर्धारण किया जाता है। तो परिवर्तन जो देखने को मिल रहे हैं या आने वाली जो परिस्थितियां हैं, बदली हुई परिस्थितियां हैं, उसका एक पूर्व आकलन करके और उसके हिसाब से रूपरेखा तैयार करके और लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। अवसरों का लाभ। एक कोटेशन है कि समय का प्रत्येक क्षण हर किसी व्यक्ति के लिए सुअवसर लेके आता है, लेकिन विद्वान लोग ही उसका लाभ उठा पाते हैं। ये संसार में हर किसी को अवसर मिलता है, लेकिन उन मौक़ों का फ़ायदा उठाना ही एक कुशल प्रबंधक का गुण होता है। नियोजन करके वो उन परिस्थितियों के लाभ प्राप्त करने की ताक में बैठा रहता है और जैसे ही वो अवसर मिलते हैं वो उन्हें प्राप्त करता है। तो एक संस्था नियोजन के माध्यम से ऐसी परिस्थितियों का आकलन करके अपने लाभों को या लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त कर सकती है। संसाधनों का सदुपयोग। एक अच्छे प्रबंधक की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उसके पास में जो भी उपलब्ध संसाधन है वो उसका मितव्ययी एवं सदुपयोग करता है। नियोजन के माध्यम से कार्य व्यूह रचना तैयार की जाती है, कार्यों का निर्धारण होता है, कार्यों का बंटवारा होता है, योग्यतानुसार कार्यों का विभाजन होता है। तो इसके माध्यम से जो भी संसाधन है उनको एक कार्य का विभाजन करके और उनके कार्यों को नियंत्रित करके या उनके कार्यों का मूल्यांकन करके लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो नियोजन के माध्यम से संसाधनों का सदुपयोग हो सकता है। मितव्ययता को प्रोत्साहन। कई बार कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे किए जाते हैं और उनका की हानि संस्था को उठानी पड़ती है, लेकिन नियोजन या एक योजनागत तरीके से अगर रूपरेखा तैयार करके और खर्चों को किया जाए तो एक मितव्ययता ढंग से हम अपने कार्यों का संचालन भी कर सकते हैं और लाभों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो नियोजन के माध्यम से मितव्ययता को प्रोत्साहन मिलता है और कम व्यय में ही अधिकाधिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने के प्रयास किए जाते हैं। आठवां महत्व है प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि। एक सुनियोजित ढंग से कार्य करने पर व्यक्ति की कार्यकुशलता बढ़ती है और कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। तो ऐसी स्थिति में संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में सुधार आता है, प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ती है। नियोजन के माध्यम से जब कार्य रूपरेखा तैयार हो जाती है, कार्यों का विभाजन हो जाता है, कार्यों में टकराव नहीं होता है या कार्यों में समन्वय होता है, तो सभी क्षेत्रों में या सभी कर्मचारियों के माध्यम से कार्य किया जाता है, उनका मूल्यांकन होता रहता है, तो कार्यों का संपादन होता है और जहाँ पर समय से पूर्व कार्यों का कुछ संपादन हो जाता है, स्वाभाविक है वहाँ पे परिणाम अच्छे ही प्राप्त होते हैं या लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रतिस्पर्धा क्षमता इसके माध्यम से बढ़ती है। सहयोग एवं समन्वय में सुविधा। नियोजन करके हम सहयोगात्मक भावना का विकास कर सकते हैं, समन्वय स्थापित कर सकते हैं। जिस क्षेत्र का कार्य पीछे चल रहा है उस क्षेत्र को सुधारात्मक प्रयास करके आगे बढ़ा सकते हैं और लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो समन्वय का मतलब है तालमेल, यानी कार्यों में तालमेल बैठाकर एक दूसरे की सहयोगात्मक भावना का विकास करके और हम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट जो महत्व है निर्णय का आधार। एक प्रबंधक चाहे कितना भी कुशल हो, जब तक उसे संस्था की परिस्थितियों के बारे में या लक्ष्यों के बारे में जानकारी नहीं है वो उचित निर्णय नहीं ले सकता। उचित निर्णय लेने के लिए उसे लक्ष्यों का निर्धारण करना ही होगा या उसे योजना या नियोजन करना होगा,
तो बिना योजना के कोई भी निर्णय लिया नहीं जा सकता है। अगर ले भी लिया जाता है तो वह निर्णय उचित हो या उसके परिणाम संस्था के लिए सकारात्मक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सकारात्मक निर्णयों के लिए नियोजन आधार है। तो ये 10 पॉइंट आप लिखकर 15 पॉइंट दे रखे हैं या 20 पॉइंट, जितने भी आप बना सको ज़्यादा से ज़्यादा, उन पॉइंटों को बनाकर और आप इनकी 4 या 5 लाइन में डिटेल लिखकर आप इस दूसरे पार्ट को आसानी से कर सकते हैं। तीसरे पार्ट में करें तो बात करते हैं नियोजन की भी कुछ सीमाएं हैं, बाधाएं हैं या कमियां हैं। उद्देश्यों की अस्पष्टता। लाभों में हमने पढ़ा कि उद्देश्यों की स्पष्टता और यहाँ पे अस्पष्टता। अगर नियोजन में भी उद्देश्यों में आपके कन्फ्यूजन होगा या लक्ष्य स्पष्ट नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में संस्था के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति मुश्किल हो जाती है। नियोजन उद्देश्यों को स्पष्ट करने की ही एक क्रिया है, और अगर नियोजन में भी उद्देश्यों को कन्फ्यूजन छोड़ा जाए या उसमें स्पष्टता पाई जाए तो फिर परिणाम पक्ष के हों या परिणामों को शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके, ऐसा संभव नहीं है। दूसरा है अयथार्थ पूर्वानुमान। देखिए, किसी भी क्षेत्र में आप इस बात को अपना लीजिए और ये सफलता का एक निश्चित आधार है। भूत का अध्ययन करके, वर्तमान को पढ़कर या समझकर और भविष्य का अनुमान लगाकर ही पूर्वानुमान लगाए जाने चाहिए। एक संस्था पूर्वानुमान या लक्ष्य तो निर्धारित कर सकती है कि उसे साल में 200 करोड़ की बिक्री करनी है, लेकिन उसे अपने अतीत में झांकना चाहिए कि क्या उसके पास में पर्याप्त पूंजी है, क्या उसके पास में पर्याप्त संसाधन है, क्या उसके पास में इतना माल बन जाता है कि वह इस बिक्री के टारगेट को प्राप्त कर सके। तो कई बार पूर्वानुमान ऐसे लगा लिए जाते हैं कि खुद प्रबंधक को भी मालूम होता है कि यह लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं असंभव है, लेकिन फिर भी टारगेट इस प्रकार से बना दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि एक पढ़ाई में एक कमज़ोर विद्यार्थी, और अगर वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है और फिर टारगेट अगर वो 90% के लेके चले तो उसे खुद को भी पता है कि वो तैयारी भी नहीं कर रहा है, पढ़ भी नहीं रहा है, न पढ़ता है न काम करता है, और उसे भी पता है कि उसका ये टारगेट कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो कई बार प्रबंधकों द्वारा अयथार्थ या अवास्तविक पूर्वानुमान लगा लिए जाएं जिनको प्राप्त करने में संदेह हो, तो इस प्रकार का नियोजन कभी भी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करवा सकता। तीसरा है पहलपन की भावना की समाप्ति। पहलपन एक ऐसा गुण है, नेतृत्व का गुण है, जो कि प्रबंधकों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करता है। कई बार नियोजन के माध्यम से लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं तो व्यक्ति के मन में जो पहलपन की भावना है वो समाप्त होती है और वो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। गलत मान्यताएं। कई लोग गलत मान्यताएं को आधार बनाकर कार्य करते हैं, जो लक्ष्यों के लिए एक तरीके से प्राप्त करने में बाधक साबित होती है कि नियोजन क्यों किया जाना चाहिए, नियोजन की आवश्यकता नहीं है, जो वास्तविकता हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, जो परिणाम होगा देखा जाएगा, भाग्य भरोसे जो भाग्य में होगा वो प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके की कुछ मान्यताएं हैं जो कि लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा डालती हैं। तो नियोजन की सीमाओं में गलत मान्यताएं भी आप ले सकते हैं या मनोवैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं जिनके आधार पर बिना नियोजन के कार्य किया जाता है और ऐसी स्थिति में लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। परिवर्तनों का विरोध। देखिए, कोई भी चेंजेस आता है तो संसाधनों के द्वारा उन परिवर्तनों को अपनाया जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
उन्हें अपना अस्तित्व खतरे में दिखाई देता है, इसलिए संसाधनों के द्वारा भी परिवर्तनों का विरोध होता है। लेकिन कोई भी तकनीक या कोई भी परिवर्तन को अपनाया जाता है तो उसके दूरगामी या अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो नियोजन में कई बार ऐसा भी होता है कि जब नियोजन किया जाता है तो परिवर्तनों को ध्यान में अगर नहीं रखा जाए तो ऐसी स्थिति में लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। लोचहीनता, देखिए कोई भी आपके लक्ष्य निर्धारित हों या कोई भी नियोजन हो उसमें लोचशीलता होनी चाहिए, क्योंकि समय स्थिर नहीं है, समय एक समान नहीं रहता, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। परिस्थितियों में कौन सी घड़ी संकट की हो इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। तो ऐसी स्थिति में नियोजन इस प्रकार का हो सके कि बदली हुई परिस्थिति या संकटकालीन परिस्थिति में हम उस नियोजन को बदल सकें, ताकि हम बदलकर दोबारा से एक लक्ष्यों का निर्धारण करके उन्हें प्राप्त कर सकें। प्रबंधकों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, कार्यों के संपादन के लिए कार्यात्मक वातावरण का होना जरूरी है। आज के युग में निजी क्षेत्र में व्यक्ति अपने आप को दो ही तरीकों से स्थापित कर सकता है, एक तो कार्य कर कर और दूसरा है चापलूसी कर कर। प्रबंधकों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार एक संस्था के लिए घातक है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के मन में मनमुटाव होता है, हीन भावना पैदा होती है कि एक प्रबंधक एक कर्मचारी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और दूसरे के साथ में वो एक तरीके से पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहा है। तो वही भावना एक संस्था के पतन का मुख्य कारण बनती है और संस्था को पतन की ओर ले जाती है। ऐसी स्थिति में समानता का व्यवहार अपनाकर प्रबंधक के द्वारा प्रत्येक संसाधनों का एक कुशलतम प्रयोग एवं मितव्ययी प्रयोग करना चाहिए, ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। अगर प्रबंधकों के द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार अपनाया जाता है या नियोजन में पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है तो ऐसी स्थिति में लक्ष्यों की प्राप्ति मुश्किल हो जाती है, गुटबाजी होती है या एक कार्यात्मक वातावरण जो होना चाहिए वो दूषित होता है और जिसका नुकसान संस्था को उठाना पड़ता है। नियोजन क्षमताओं का अभाव, अगर किसी अयोग्य व्यक्ति को नियोजन का कार्य सौंपा जाए तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा एक नियोजन नहीं हो पाएगा और नतीजा है कि न तो एक लक्ष्य निर्धारित हो पाएंगे और न ही उनका लाभ मिल पाएगा। खर्चीला, कुछ लोग इसकी सीमा मानते हैं कि नियोजन करना या योजना बनाने के लिए समय और धन की बर्बादी होती है, लेकिन अगर सुनियोजन हो तो उसी का लाभ एक संस्था को देखने के लिए प्राप्त होता है। और अंतिम है आपकी सीमा अपर्याप्त संसाधन। देखिए, काम करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का होना जरूरी है। अपर्याप्त संसाधन से कभी भी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो संसाधनों का निर्धारण नियोजन के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन अगर संसाधनों को ध्यान नहीं रखा जाए और लक्ष्य तो इस प्रकार के बना लिए जाएं और संसाधन संस्था के पास नहीं हो तो वह स्थिति संस्था के लिए घातक सिद्ध होती है। तो इन 3 पार्टों में आप पॉइंट लिख के और इनका विश्लेषण करके आप अपना आंसर दे सकते थे। धन्यवाद।